हेलो गाइस, ये अपना लास्ट वीडियो है इन ईयर बुक का। चैप्टर नंबर 28 एंड 29 को कंप्लीट किया गया है इसके अंदर। इसमें वेलफेयर वाला चैप्टर है और अपना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है। लेट्स मूव। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट हैं एक्चुअली। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला है एंड देन डिसेबिलिटीज़ वाला डिपार्टमेंट है। मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाला है, उसके अंदर ये दो वो आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स आता है, आपको एक्ट आता है। दूसरे के अंदर ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाला एक्ट आता है 1989 वाला। जो प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स था वो आर्टिकल 17 से निकल के आया है। अनटचेबिलिटी वाला ये, ठीक है, अंदर आने की जरूरत है नहीं। शेड्यूल वाला भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट था, ये 1990 से इफेक्ट में आया था। देन वी हैव एजुकेशनल एम्पावरमेंट। अब हमने क्या किया है कि जितने भी ये जो सोशली मार्जिनल जो पीपल है, SC एंड ST हैं, उनके लिए कुछ इन्होंने स्कीम स्टार्ट करके रखी हुई। नाम देख लेते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन है, ठीक है, 10 से पहले। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप टू द SCs है, ठीक है। उसे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है, ये भी SC बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। देन वी हैव राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर दी SC स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, फेलोशिप जो होगी वो MPhil एंड इक्विवेलेंट रिसर्च वाले PhD वाले उनके लिए होगी, ठीक है। तो ये याद रखना ये आप। एंड जगजीवन जब केवल हॉस्टल्स के लिए है, और ओवरसीज़ वाला जो बाहर जाते हो आप, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, तो उनके लिए हो गया। और प्री मैट्रिक वाला लेस देन 10th क्लास के लिए हो गया। देन वी हैव ए नेशनल स्केड्यूल कास्ट फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 1989 के अंदर आई थी और अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर में आई है, ठीक है। ये क्या करती है, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसका मतलब ये फाइनेंस देती है, कंसेशनल फाइनेंस देती है, सस्ता फाइनेंस देती है, लोन देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए किसको देती है, स्केड्यूल कास्ट पीपल को देती है जो लिविंग बिलो डबल द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो उन्होंने ये कंडीशन डिसाइड करके रखी हुई है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वो देती है, और इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट एक्टिविटी इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए भी देती है ये। देन एक और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये कंपनी जो है नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो उसमें जो टारगेट ग्रुप होंगे वो स्कैवेंजर, मैनुअल स्कैवेंजर्स वगैरह हैं। फिर आ गया दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ जो अपना ये है डिसेबिलिटी वाला, ये वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को डील करता है। ये नोडल एजेंसी है इसकी। अभी ये याद रखना है कि सेंसस 2011 के अंदर हमने ये देखा था 2.68 करोड़ पर्सन हैं इंडिया के अंदर विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। और जो 2.21% हमारा टोटल जो पॉपुलेशन है उसका पार्ट बनाते हैं, ठीक है। इनमें से 1.5 करोड़ मैन है, 1.18 करोड़ वुमन है। तो ये आ गया अपना, इसमें जो अपना ये होता है डिसेबिलिटी होता है। अगर ये सवाल बन सकता है मेंस के अंदर कि कौन कौन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस और डिसेबिलिटी से डील करते हैं, वो हैं प्रीएम्बल, ठीक है। देन वी हैव ए फ्रीडम ऑफ द राइट टू इक्वालिटी वाला, वो सब डाल सकते हैं उसमें। DPS भी डाल सकते हैं उसके अंदर। सोशल सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है आर्टिकल 41 जो है उसके अंदर। फिर बाकी कहीं है नहीं ज़्यादा मेंशन, तो इसमें ये डाल रखना है कि जो 11 स्केड्यूल है उसके अंदर 243G एंड 12 स्केड्यूल के अंदर 243W, इनके अंदर ही हमने ये डिसेबिलिटी वाले वर्ड मिलते हैं, ठीक है। चेक करते हैं लेस में क्या क्या लिखा गया है। 11 स्केड्यूल का जो ये इसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है, सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड। 20 नंबर की एंट्री है उसके। 12th स्केड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला है उसमें क्या है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। तो ये पंचायत वाले में भी बता गया और इस म्यूनिसिपैलिटी में भी आ गया। इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है, ठीक है। देन वी हैव पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है 1955 वाला, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं, फुल पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल ट्रस्ट भी है वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ जो एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन है उसने एक स्कीम बनाई है, इसका नाम है सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। इंग्लिश में उसका नाम होगा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ताकि वो उसमें फ़ायदा कर ये उसमें जो अपने जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो 3 हैं इसके अंदर। क्या उसमें जो एक्सेसिबल हमें करना क्या क्या है, एक्सेसिबल का मतलब ये होता है कि आपके उसमें रीच में आ जाए, आप उसको कर पाएँ, ठीक है। तो क्या क्या 3 चीज़ करने चाह रहा है उसमें, 3 सेपरेट वर्टिकल बनाए उन्होंने। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड आएगा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी रोड है, ठीक है, साइड के चलने के लिए कुछ जगह चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो बसेज होती हैं अपने जो ये क्या बोलते हैं सब, कोई भी मतलब रेलवे स्टेशन हो गया उसके ऊपर अपने ये स्लोप वाले जो तरीके होते हैं वो उसके लिए अपने डिसेबल के लिए यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर हो गया कोई ATM हो गया, कोई मोबाइल हो गया, कोई बुक्स हो गई, इन सब के अंदर जो या कंप्यूटर हो गया, तो इनमें जो भी ब्लाइंड पीपल होते हैं कोई और हैंडीकैप्ड हो यूज़ कर पाए, ठीक है। ये हो गया। डिपार्टमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इसके साथ मिलके होम है मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलके एक एक्सेसिबल पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश की, हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की और एक्सेसिबल टूरिज्म बनाने की कोशिश की है। तो हर मिनिस्ट्री का एक उसने यूज़ कर लिया यहाँ पे नाम। नेक्स्ट मूव ट्राइबल वाला आ गया। 5th स्केड्यूल के अंदर बताया स्केड्यूल एरिया होते हैं, और 242 के अंदर उन्होंने 6 स्केड्यूल के अंदर ये 4 AM TM आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अंदर ट्राइबल एरियाज़ को उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया है।
ठीक है। तो इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है यहाँ पे और रीजनल काउंसिल बनती है। ऊपर वाले में केवल स्केड्यूल एरिया रहेंगे, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट बनाएगा उनको। फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर जो ये जो स्केड्यूल एरिया होते हैं बोलते किस किस को हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। क्या क्राइटेरिया है? जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की प्रिपोंटेंस हो, काफ़ी हो, वो कॉम्पैक्टनेस हो उस जोन के, मतलब एक फैला हुआ नहीं होना चाहिए ज़्यादा कि इधर उधर फैल गया। फिर एक नॉर्मल जोन हो चाहिए जो कॉम्पैक्टनेस हो, मतलब चारों तरफ से एक कहीं से भी फटाफट आप पहुँच पाएँ उसके अंदर, ठीक है। और रीजनेबल साइज होना चाहिए उसका, ठीक है। और वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तालुक टाइप की। ऐसा ना हो चाहिए कि एक गांव इस डिस्ट्रिक्ट में, अगले गांव में 4 डिस्ट्रिक्ट, फिर गांव आ गए, फिर 4 अगले कहीं और डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसे कि जो एरिया ट्राइबल एरिया होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट या तो डिस्ट्रिक्ट जिला हो गया, ब्लॉक या तालुक टाइप का होना चाहिए, ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाओ, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पाओ ढंग से। फिर वहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी होनी चाहिए, मतलब गरीब भी होना चाहिए वहाँ पे, कुछ ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ वगैरह या जैसे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट कम होना चाहिए, तभी आप उसको स्केड्यूल एरिया बताते हो, वरना क्या जरूरत बनाने की, ठीक है। अब करता कौन है इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह? प्रेसिडेंट नोटिफाइड ऑर्डर निकालता है आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट, और ये उसके बाद में ये उसको वो लागू हो जाता है। इसके बाद में जो अगर उसको नया एरिया जोड़ना होगा, कम करना, ज़्यादा करना होगा, तो वो भी प्रेसिडेंट ही कर देता है। अब आगे एसटी, वो तो होगा स्केड्यूल एरिया। अब एसटी की डेफिनेशन जो है वो क्या है? अंडर आर्टिकल 366(25) ट्राइबल और ट्राइबल कम्युनिटीज़, और जो ऐसे जो या और कोई और जो ग्रुप है, वो आर्टिकल 342 के अंदर अगर वो उनको नाम को डाला गया तो स्केड्यूल ट्राइब बोली जाएंगी, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है आर्टिकल 342 के अंदर? उसमें ये बोला कि जो प्रेसिडेंट क्या करेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, किसी भी स्टेट के अंदर, और जो गवर्नर होगा वहाँ पे, अगर स्टेट है तो, या बाकी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ठीक है, तो वहाँ उनसे डिस्कस करेगा, कंसल्टेशन करेगा, एंड देन वो क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा। और नोटिफाई करने के बाद में वो जो ट्राइब होगी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको सेफगार्ड्स दिए हो गए हैं वो उनके ऊपर लागू होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा ये सारी जो ये कम्युनिटीज़ होती हैं केवल प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही स्केड्यूल्ड ट्राइब मानी जाएंगी, वरना नहीं मानी जाती हैं। बाकी अगर इस लिस्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो या वो कुछ करना हो तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें और याद रखना कि स्केड्यूल टाइप के जो क्राइटेरिया हम क्या क्या चूज़ करते हैं, कि प्रेसिडेंट से कंसल्ट तो करेगा, लेकिन कंसल्ट के अंदर भी कुछ तो पूछेगा ना कि अब ट्राइब है या नहीं है, तो वहाँ हमें उनकी प्रिमिटिव ट्रेड्स मिलने चाहिए, ठीक है। पुराने टाइप से रहते हों, ज़्यादा उन्हें कांटेक्ट नहीं हो, कपड़े वपड़े जैसे ट्राइबल टाइप पहनते हों, या कुछ और उनका प्रिमिटिव टाइप का उनकी इकोनॉमिक जनरेशन हो, डिस्ट्रिक्टिव कल्चर होनी चाहिए, कांटेक्ट नहीं करते हो बाकी लोगों से, बाहर वाले लोगों से, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, नीलगिरी वाले हैं वो पहाड़ी पे रहते हैं, बाहर आते ही नहीं है, ठीक है, बैकवर्डनेस होनी चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। देन वी हैव ए ट्राइबल सब प्लान, नॉट इंपॉर्टेंट मच, यहाँ पर डाल दिया है। ये सोशियोलॉजी कुछ अगर आपका ऑप्शन है तो काम आ सकता है यहाँ पे। ये पहली बार 5th 5 ईयर प्लान के बाद में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सोशल वेलफेयर ने बनाया था। इसमें सब प्लान है बेसिकली ट्राइबल के, जो स्पेशली जो आप प्लान के अंदर एक ट्राइबल सब प्लान उन्होंने एक कंपोनेंट डाला था, जो ट्राइबल जो लोग होते हैं उनके नीड्स के हिसाब से उन्होंने उस प्लान को थोड़ा बहुत चेंज किया था उस एरिया के अंदर, बस इतना याद रख लें। फिर ये आ गया, जैसे स्केड्यूल कास्ट के लिए आया था वैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आ गया है। फाइनेंशियल एंड ट्रेड, ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ गई, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर के अंडर में आती है, याद रखना ये, ठीक है। इसमें लाइसेंस मिल गया इसको, ये कंपनीज एक्ट के अंदर में, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है ये भी, ठीक है। इसके अलावा एक और वहाँ पे एक फेडरेशन है, इसका नाम है ट्राइफेड, फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल लेवल एपेक्स बॉडी है ये, ठीक है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आती है, ठीक है। और इसने क्या किया है कि पहले ये क्या करती थी, जो ये ट्राइबल्स होते थे, ये कुछ अपना एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस बनाया, कुछ उन्होंने उगाया, कुछ उनको इकट्ठा किया, या माइनर प्रोडक्ट हो गए, लकड़ियाँ हो गई, कुछ और हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब इकट्ठा करके ये ट्राइफेड क्या बोलते हैं, ये उनसे प्रोक्योर कर लेते थे, खरीद लेती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको ट्राइफेड को बोला कि आप ये ना करें, और इसके बजाय जो स्टेट लेवल की जो ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है लोकल वाली, वो उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया है। ट्राइफेड को बोला आप क्या काम करें, केवल मार्केट डेवलप का काम करें, कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, जो कुछ ये आर्टिसंस होते हैं, कुछ अच्छा वुड का अच्छा काम करते हैं, कोई इसना बैम्बू का बहुत अच्छा काम करता है जैसे, ठीक है, या कुछ और कुछ ये अच्छे वो होते हैं जैसे टोडाज हो गए, या कुछ और कौन सी वो हैं, एक ट्राइब है जो बहुत अच्छी वो पेंटिंग बनाती हैं। तो जो उनके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए आप मार्केट डेवलप करें, और मेंबर जो फेडरेशन होते हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करें। तो ट्राइफेड का ये याद रखना, ये अगर एक सवाल बनता है तो हमें मार्केट डेवलपर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ये दो चीज़ ही याद रखना है। तो उसमें बताया भी है अगले इसमें पैराग्राफ के अंदर, ये मार्केटिंग डेवलपमेंट करवा रही है ट्राइबल प्रोडक्ट का, नेचुरल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, रेटिफिकेशन हो गया, अपनी शॉप से या दूसरी शॉप के अंदर भी,
हो गया ख़त्म। वन बंधु कल्याण योजना आ गई। वन बंधु कल्याण योजना के अंदर क्या कर रहे हैं, वन बंधु मतलब जो वन के अंदर रहने वाला भाई जो अपना है उसका कल्याण करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। इसके अंदर एजुकेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉयलेट होंगे, हेल्थ होगा, लाइवलीहुड डायरी, मार्केट इलेक्ट्रिक, सोलर एनर्जी वगैरह सारा कुछ उन्होंने उसके लिए उनका कल्याण मतलब कि उनकी लाइवलीहुड अच्छा करने के लिए सब कुछ बनाया है। उसमें एजुकेशन भी आएगी, हेल्थ भी आएगी, उनकी फूड स्किल इंस्टीट्यूशन आगे, मार्केट सब कुछ मिला जाएगा। आदिवासी महिला की सशक्तिकरण की योजना, सशक्तिकरण एम्पावरमेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा एम्पावरमेंट के लिए? पहले तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा उनका, ठीक है। उनको आप जो एक लोन दोगे लेकिन वो सस्ता लोन दोगे, ठीक है। टर्म लोन ये आगे उसमें कुछ ढंग से बताया नहीं, छोड़ देते इसको। माइक्रो क्रेडिट स्कीम भी आ गई। ऐसे चीज़ होते हैं, ये अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, फिर उसको माइक्रो क्रेडिट मिलेगा, वो इकट्ठा करेंगे पैसे, अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर अपना जो ये पर्सन विद जो डिसेबिलिटी है उसके लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था ना, ये 1945 के अंदर। इसमें एक बात याद रखनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसी को माना जाता है जिसकी 40% डिसेबिलिटी हो, ठीक है। और डिसेबिलिटीज़ को उन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया, 7 से 21 कर दिया है इस बार, ठीक है। नए वाले उसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ था कुछ दिन पहले। मेंटल हेल्थ एक्ट है, इसको भी डिसेबिलिटी माना जाता है, ठीक है। और इसका जो अभी नया एक्ट में ये मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ही इसको डील करती है। और अभी इसके कुछ आई थिंक वो अमेंडमेंट्स आए थे, ठीक है, अप्रूव हो चुके हैं। तो वो एक नया वाला आप करंट अफेयर से देख लेना। देन एक इसका जो डिसेबिलिटीज़ का एक ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर भी होता है, ठीक है। और एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 1992 में आई थी, वो ट्रेनिंग कर पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स वगैरह इनके लिए करवाती है। कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे वुमेन वाली स्कीम्स, ठीक है। ये सबला का स्कीम मैंने आपको बताया था। इनके अंदर जो आपको न्यूट्रिशन कंपोनेंट जो अपने मिनिस्ट्रीज में पढ़ रहे थे हम, उसमें जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाले के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, तो इसे यहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है RGSEAG, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। 11 से 18 साल का वो आता है, सबला है ये, ठीक है। 205 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर यूज़ करने की कोशिश की जा रही है इसको, ठीक है। 11 से 18 साल की लड़कियों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ये 100% उसको सेंट्रल असिस्टेंट दे रहा है, ठीक है। किस में देगा? ऑल इनपुट्स में अदर देन न्यूट्रिशन, खाने वाले को छोड़ के बाकी सब में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, खाने वाले में 50% ही देगा। आंगनवाड़ी सेंटर जो होंगे वो फोकल पॉइंट रहेंगे डिलीवरी का। 2 कंपोनेंट हैं स्कीम के अंदर, पहला न्यूट्रिशन मतलब फूड वाला जो है, और दूसरा नॉन न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन में क्या करेगा, उनको या तो टेक होम राशन मिलेगा या हॉट कुक फूड मिलेगा। तो 11 से 14 वाला जो होगा, 11 to 14 वाले के दोनों मिलेंगे, और 14 to 18 वाले के अंदर जो आउट ऑफ स्कूल होंगी ना, उन दोनों को मिलेगा। मतलब 11-14 के अंदर जाने की जरूरत है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वैसे देख लो 11 to 14 एंड 14 to 18। तो 11 to 14 के अंदर जो लड़कियां स्कूल जाती हैं तो उन तो ऑलरेडी मिड डे मील से उनको खाना मिल जाता है। लेकिन जो 14 to 18 वाली जो अब जो ये होती हैं, ये इस पर कई बार क्या होता है कि वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। तो 11 to 14 वाले को वही लड़कियों को खाना मिलेगा जो आउट ऑफ स्कूल है, ठीक है। और जो 14 to 18 में सबको मिलेगा उसके, बिकॉज 8th क्लास के बाद में क्या होता है कि मिड डे मील स्कूल में मिलना बंद हो जाता है, तो फिर वो वैसे भूखी रहना स्टार्ट कर देंगी। तो फिर वो जो स्कूल के अंदर लड़कियां उनको भी खाना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 600 कैलोरीज होती हैं, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देंगे, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं इसके अलावा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट, ये काम की चीज़ है। नॉन न्यूट्रिशन में क्या होगा कि खाना तो दे दिया उनको, बाकी क्या काम करवा रहे हो आप? जो आउट ऑफ स्कूल जो लड़कियाँ होंगी 11 to 18 वाली, जो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं, उनको आप क्या करेंगे, आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। ये भी उसमें आया था अपने फूड वाले में। हेल्थ चेकअप करेंगे, उनका रेफरल के लिए भेज देंगे, कुछ प्रॉब्लम मिलेगी तो न्यूट्रिशन चेक करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे उनको, एडोलेसेंट की जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स सेक्सुअल हेल्थ की जो काउंसलिंग होती है, ठीक है। और जो फैमिली वेलफेयर काउंसलिंग होती है, लाइफ स्किल एजुकेशन होते हैं, पब्लिक सर्विस एक्सेस करने का गाइडेंस हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी उनको। तो ये सब याद कर लेना आप। अब आ गया मातृत्व सहयोग योजना। जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो योजना थी, वो दोनों किसके अंडर में आते थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है। अब ये किस में आते हैं? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये आती है इसके अंदर। अब जो ये मिनिस्ट्री है अपनी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के 2 स्कीम और आती है, आपको बताई थी मैंने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। ये आ गया। इसमें क्या करते हैं इंदिरा गांधी जो ये मातृत्व सहयोग योजना, इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। ये कंडीशन होगी, वुमन जो अगर आपकी प्रेग्नेंट हुई, जो लेडी को प्रेग्नेंट है, तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 4,000 रुपये पे किए जाएंगे। पहला देंगे सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 से 6 महीने के बीच में, और या दूसरा जो उसमें जो बाकी जो पैसा होगा वो मिलेगा। अब बच्चा जब एज ऑफ 6 मंथ का हो जाता है ना, 6 महीने का पैदा होने के बाद, तब उसको बाकी सेकंड वाला मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 19 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए उसकी, और पहली जो 2 लाइव बर्थ है ना, केवल पहले 2 बच्चों को ही पैसा मिलने वाला है उसको,
ठीक है, तो याद रख लेना ये। एक और स्कीम चलाई है उन्होंने, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का नाम याद रखना, मिड गंगटिक प्लेन्स हैं अपने, जो यूपी वाला जो पार्ट है, बिहार वाला जो पार्ट है, इनके अंदर वुमेन का एम्पावरमेंट करेंगे और लाइवलीहुड मतलब उनकी नौकरी वगैरह का कुछ काम देखेंगे। नाबार्ड इसकी लीड वो कर रही है, एनजीओ को मिलेगी, वो क्या करेगी, उनको एक्टिविटीज़ सिखाएगी, ठीक है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग करवाएंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, एसएचजीज वाले एक्टिविटीज़ करेंगे। ये नाम याद रख लो, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड, मिड गंगटिक प्लेन, प्रियदर्शनी। स्वधार, ये स्वधार ये पुराना हो गया है स्वधार। और नेक्स्ट वाला क्या है, ये शॉर्ट स्टे होम्स। ठीक है, ठीक है, इनका सिंपल देख लेते हैं। सुधार में क्या था, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसमें वुमेन जो होती हैं डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में, जो बहुत ही परेशानी वाले सर्कम जी रही हैं, जैसे कोई फैमिली नहीं है, उनको सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, विडोज होती हैं, ठीक है, या कुछ जैसे रिलीज वो ये होती है मथुरा में, जैसे आपने देखा होगा वृंदावन और काशी के अंदर जो वुमेन रह रही होती हैं, या प्रिजनर्स होते हैं जो नेचुरल डिजास्टर के अंदर कोई बसता नहीं है, सर्वाइवर बच गया, ट्रैफिक्ड वुमेन हो गई, होमलेस हो गया, ये मेंटली चैलेंज हो गई, जो ये प्रोस्टिट्यूशन से निकल के बसती हैं, HIV एड्स वाली होती है, इनको क्या किया जाता है इस घर के अंदर, इस स्वधार के अंदर वो एक हेल्प की जाती थी उनको। ठीक है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। फिर दूसरी स्कीम थी शॉर्ट स्टे होम्स। ये वो है जो कुछ वुमेन जो होती थी उनको टेम्पररी वो आप देते थे, घर देते थे कुछ महीनों के लिए। ठीक है, इन दोनों को मिला के अब इसने जो अपनी मिनिस्ट्री ने क्या किया, एक स्वधार गृह बना दिया है, पूरा ही नाम स्वधार गृह है उसका। तो इसमें दोनों फैसिलिटी, होलिस्टिक जो उनका डेवलपमेंट और स्कीम सारा जो इसकी वो थी फैसिलिटीज़ थी वो, और जो घर था, दोनों उनको हर वुमेन को दिया जाएगा। ठीक है, सिंगल स्कीम बना दी गई है। अब आ गया जेंडर बस्टिंग सेल्स। ये इस बार भी सवाल आया था यूपीएससी के मेंस के अंदर। ठीक है, और ये ऑल मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट के अंदर मैंडेट कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पहली बार 2005 में कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी अपना काम कर लिया है, इसको कुछ खास है नहीं। उज्ज्वला एक नई स्कीम आई है, एक उज्ज्वला तो वो है जो पीएम वाली। ठीक है, अब देख लेना उसको मिनिस्ट्री ऑफ वो कर रहे हैं, पेट्रोल नेचुरल गैस वाले, वो जो कुकिंग जो अपना गैस एंड स्टोव वाला दे रहे हैं उसको। ठीक है, और ये क्या है उज्ज्वला, ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए है कि जो अब वुमेन को कोई किडनैप कर लेता है, कुछ खरीद लेते हैं गरीब वाले एरिया से और उठा के ले जाके फिर उनको ट्रैफिक कर देते हैं प्रोस्टिट्यूशन एरिया में, या कुछ और करवाते रहते हैं उनसे ना। इसके अंदर 5 कंपोनेंट हैं। प्रिवेंशन मतलब बचा लेना पहले ही। ठीक है, दूसरा है रेस्क्यू, अगर किडनैप होंगे तो बचाना, फिर उनको छुड़वा लेना। ठीक है, रिहेबिलिटेशन, छुड़वाने के बाद उनको रिहेबिलिटेट करना, फिर दोबारा सोसाइटी में लेके आना, एंड रिपेट्रिएशन, ताकि फिर उनको अगर क्रॉस बॉर्डर से आई हैं, कहीं दूसरे देश से आई हैं, तो वापस भेज देना। तो इसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स अंदर जाने की जरूरत है नहीं वैसे प्रीलिम्स के लिए, बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर। देन वी हैव ए नेशनल मिशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वुमेन का होलिस्टिकली डेवलपमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें एक पूर्ण शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, उसके अंदर कन्वर्जेंस सेंटर होंगे, वुमेन की बेनिफिट्स होंगे, सब यहीं मिलेंगे। ठीक है, ये नोडल एजेंसी है, ये याद रखना आप। नेशनल मिशन जो ये है अपना फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया। किस चीज़ के लिए बनाया गया है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में बहुत कम होता जा रहा है, राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चलता रहता है, तो इसको एड्रेस करने के लिए यही नोडल एजेंसी है। तो एक MCQ ये बनता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। लेट्स मूव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पता ही है इसके अंदर क्या किया जा रहा है पूरा। ठीक है, काफ़ी एक्टिविटीज़ को उन्होंने अंदर ले लिया है, यूनिवर्सल इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं पढ़ाने के लिए। बालिका मंच आ गया स्कूल के अंदर, टॉयलेट्स बना रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय बताया था मैंने आपको, माइनॉरिटीज SC ST ट्राइबल वुमेन के लिए हो गया था वो। कुछ ऐसे एरियाज़ के जहाँ पे एजुकेशन कम है, ठीक है, जो बाद में ड्रॉप आउट के चली जाती हैं, उन लड़कियों को दोबारा लेके आना। ये स्कीम अच्छी एक सेलिब्रेट कर रहे हो आप इसमें। ठीक है, बच्चे का जन्म जो होता है उसकी एजुकेशन होती है, उसको सेलिब्रेशन की तरह वो किया जा रहा है। फिर ये फैमिली काउंसिल सेंटर्स थे, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जो होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जब किसी इसका हस्बैंड बहुत उसको जो लेडी के साथ में वायलेंस करता है, मारता है, ठीक है, तो उन लेडीज़ का यहाँ पे फैमिली जो काउंसलिंग सेंटर के थ्रू वो टोटल काउंसलिंग दी जाती थी, ये याद रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन वी हैव स्त्री ये शक्ति पुरस्कार। स्त्री शक्ति पुरस्कार में क्या था कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है। इसके अंदर क्या होता है कि जो उनके जो अचीवमेंट्स होते हैं उनका रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, कि उनको आइडेंटिफाई किया गया कि यार ये जो वुमेन है जो इतना अच्छा काम कर रही है, इनको सोशल डेवलपमेंट जो फील्ड ये है, सोशल डेवलपमेंट का फील्ड है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल वुमेन ने इतना अच्छा काम किया तो उनको अवार्ड दिए जाएँ, तो इसी को स्त्री शक्ति पुरस्कार बोलते हैं। तो ये 6 नेशनल अवार्ड के अंदर इसके नाम है, 3 लाख रुपये मिलते हैं उनको। लेकिन ये नाम किस किस पे रखे गए हैं देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर, कन्नगी, माता जीजाबाई, ठीक है, एंड देन वी हैव रानी गैदनलू जिलियांग, रानी लक्ष्मीबाई, एंड देन रानी रुद्रमा देवी। ठीक है, ये तो ये हो गए। अब आ गया अपना फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आ गया। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, अभी याद रखना, आप सोचेंगे यार फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है तो ये किस में हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में होगा, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन में होगा, या डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में होगा। तो याद रखना है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। करता क्या है, ये न्यूट्रिशन स्टेटस जो है जनता का इंडिया के अंदर उनका बढ़ाने के लिए डाइटरी हैबिट सुधारेगा। ठीक है, लोकली अवेलेबल फूड जो लो कॉस्ट होते हैं, सस्ते वाले होते हैं, उनका आपको प्रमोट करेगा। फ्रूट्स वेजिटेबल का आपको वो प्रोसेसिंग करना सिखाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन इस पर आ
चुकी है मेंस के अंदर, ये केवल मेंस के लिए है, अगर आपको पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको मैं अंदर जाने की कोशिश नहीं करूँगा, बहुत बड़ा है ये। फिर हाँ, ये याद रखना राजीव गांधी नेशनल कृषि स्कीम है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं 0 से 6 ईयर्स वाले, जिनकी फैमिली की इनकम बहुत कम होती है, 12,000 से कम होती है, तो उनको आप फ्री में डे केयर फैसिलिटी अब करते हो। हस्बैंड वाइफ दो हैं, दोनों काम करने चले गए, पीछे बच्चा रहेगा, क्या करेंगे उसका आप? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला दी, राजीव गांधी नेशनल कृषि स्कीम, उसके अंदर डे केयर, कि उनको वो उसके अंदर फ्री के अंदर आप वहाँ बच्चे को छोड़ देंगे, उससे वो केयर कर लेगा, जब आप काम कर खत्म आएंगे तो लेके चले जाएंगे, ठीक है। स्पेस होता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी मिलेगा, प्री स्कूल एजुकेशन भी मिलेगी, इमरजेंसी हेल्थ केयर भी मिलेगी इसके अंदर, तो याद रख लेना। मैंने बताया था आपको ICPS एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए, बच्चा जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रहा होता है, कौन से डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस आप पूछेंगे आप, जैसे अब्यूज़ हो रहा है उसका, पेरेंट्स पिटाई करते हैं या गार्जियन पिटाई करते हैं, या कहीं किसी और होम के अंदर रह रहा है, इसमें वहाँ पिटाई होती, नेगलेक्ट हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई उसको अब्यूज़ कर रहा है सेक्सुअली मेंटली, ठीक है, अबेंडनमेंट छोड़ के चले गए, ठीक है, सेपरेशन हो गया, माता पिता बिछुड़ गया है, तो अगर जिस तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने ICPS बनाया। इसमें प्रिवेंटिव, स्टेचुरी केयर, रिहेबिलिटेशन सर्विस दी जाती है, ठीक है, और नीड ऑफ केयर, प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन वगैरह को दी जाता है, ठीक है। तो इसमें जुवेनाइल जस्टिस और जो ये एक्ट आ गया और उसका अमेंडमेंट जो एक्ट आ गया, ये इसी के थ्रू आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं अंदर। राष्ट्रीय महिला कोष आपको पता ही होगा, ये एक वो है, माइक्रो फाइनेंस देती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, और जो नीडी एंड पुअर वुमेन होती है उनको हैसल फ्री मैनर में देती है, काइंड फ्रेंडली वगैरह। ये एक अल्टरनेट क्रेडिट मैकेनिज्म बना इंडिया के अंदर चल पड़ी है SHG ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है। कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इतना याद रख लेना बस। ये पायनियर्ड एंड अल्टरनेट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म द कंट्री बाय एडवांसिंग माइक्रो क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द पुअर वुमेन थ्रू अ डाइवर्स रेंज ऑफ इंटरमीडिएरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ग्रास रूट लेवल, NGO हो गया, वुमेन फेडरेशन हो गया, कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे राष्ट्रीय महिला कोष रहेगा, यहाँ पे SHG रहेगा, बीच में NGO वुमेन फेडरेशन रहेंगे, इनको पैसे देंगे, यहाँ से ये SHG को दे देंगे, ठीक है। तो इसका काम, मेन काम यही है, ऐसा कोई और स्कीम नहीं है। ये SHGs को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है थ्रू दी अदर NGO वुमेन फेडरेशन वगैरह। एक चाइल्ड लाइन नाम स्टार्ट किया, आप सोचेंगे चाइल्ड लाइन क्या होता है, ठीक, नाम पता रखना बहुत जरूरी है। 24 आवर टोल फ्री इमरजेंसी आउटरीच टेलीफोन सर्विस है 1089 पर। तो बच्चों अगर चिल्ड्रन डिस्ट्रेस पे हैं, आप उसको फ़ोन करके वहाँ पे उनको बुला सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ऑटोनोमस बॉडी है। ये जितने भी अडॉप्शन होते हैं बच्चों के, तो ये इसके लिए फंक्शन करती है, डील करती है, मैंडेट करती है, मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, इंटर कंट्री भी देखती है ये, ठीक है। एक हेग कन्वेंशन है इंटर अडॉप्शन का, तो ये उसी को ये जो कारा को ही अपने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया कि आप ही इसको डील करें, ठीक है। केयरिंग्स एक इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, याद रखना ये पॉइंट, कारा का केयरिंग्स ना। तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है। आप जाएंगे उस पर देखेंगे, बच्चों के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं, तो सारा काम उसी पे होता है, कारा, हेग कन्वेंशन एंड केयरिंग्स। अब लास्ट इसके पॉइंट है सुकन्या समृद्धि, बहुत बड़ी स्कीम है ये, सिंपल सी याद रखना। ये इसमें आप क्या करेंगे, पेरेंट हो गया, लीगल गार्जियन होगा, बच्ची के नाम पे आप अकाउंट खोल लेंगे, जब तक, और वो जब तक खोल देना जब तक वो 10 साल की हो जाती है, उसके पहले ही खोलना है, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे आप, ठीक है। 9.2 में उसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम जो डिपॉजिट होगा वो हर साल आप 1000 वो दे सकते हैं, और हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा भी नहीं दे सकते, ठीक है। मिनिमम 1000, मैक्सिमम 1,50,000, ठीक है। कितनी बार इस साल के अंदर दे सकते हैं, 10 बार 15 बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये स्कीम 21 साल तक वैलिड रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद मैच्योर हो जाएगी, और ये जो गर्ल चाइल्ड है जिसके नाम पे अकाउंट खुला है उसको पैसा मिल जाएगा। अगर उसका अकाउंट अगर मैच्योरिटी के बाद क्लोज नहीं होता है, तो वो टाइम अपना जो बैलेंस अमाउंट होगा वो अपने आप क्या इंटरेस्ट जनरेट करता रहेगा, ठीक है। और अगर वो बच्ची की शादी हो जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 11 ईयर्स, और उसको वो क्या बोलते हैं कि वो पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट्स कैन बी मेड अप टू 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, 14 साल के लिए आप उसको डिपॉजिट देते रह सकते हो। इसमें कुछ खास है नहीं अंदर। ये प्रोसीजर जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल भी कर सकते हो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है। लेकिन ये या तो खुद की लड़की अपने नाम से वही करेगी जिसके नाम पे वो किया गया है, या फिर वो जो विड्रॉल जो होगा 50% भी हो सकता है। या पढ़ लेना, ये बहुत फालतू है, कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं इसके अंदर। यूथ आ गया, यूथ बोलते किसको है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि जो हम यंगेस्ट नेशन है इंडिया के, 65% जो पॉपुलेशन है हमारी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज है। जो यूथ होता है एज ग्रुप के अंदर वो 15 से 29 साल का होता है। 27.5% पॉपुलेशन को उसमें कंप्राइज करता है। नेशनल यूथ पॉलिसी जो होती है 2014 की है, और इसने सब कुछ कर लिया। पॉलिसी डिफाइन करती है यूथ को कैसे, 15 to 29 ईयर्स वाले को। ये पॉलिसी ने भी वही करके रखा हुआ है, एक होलिस्टिक विजन वाला, ये हर जगह आपको मिल ही जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। इसने इसी जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ये प्रोग्राम चला के रखा है, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम। दूसरा चलाया नेहरू युवा केंद्र संगठन चलाया है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या है, नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम के अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये,
ठीक है। इट एम्स एट डेवलपिंग द लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग द यूथ टू इनेबल देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। यंग लीडर हैं तो उनको आप लीडर बनाने की आप पूरा प्रोग्राम करोगे, बस इतना याद रखना है। नेहरू युवा जो केंद्र संगठन 1972 में आया था, इसमें क्या होगा, यहाँ पे वही पर्सनैलिटी लीडरशिप क्वालिटी आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ खास नहीं है। नेशनल यूथ कोर आ गई, ये भी वही है, ठीक है। पहले इसमें 2-3 और स्कीम होती है, उनको सब्ज्यूम करके इन्होंने ये नेशनल यूथ कोर में चेंज कर दिया। उसमें 18 से 25 साल के लड़कों को लेंगे, उनको 2 साल बोलेंगे आप क्या नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप सर्व करो, ठीक है। क्लास 10 पास का होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट भी दिए जाएंगे उनको, 2 NSC वॉलंटियर रहेंगे हर ब्लॉक के अंदर डेवलप करने के लिए। आई डोंट नो ये कितना सक्सेसफुल है। अब आगे नेशनल सर्विस स्कीम आ जाती है, ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी यूथ के लिए है, ठीक है। इसमें क्या है, उनको एक चीज़ सिखाई जाएगी कि पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऐसा डेवलप किया जाएगा स्टूडेंट यूथ का, छात्र जो होता है, थ्रू दी वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस। उनको बोलेंगे आप भी वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विस दे दो, ठीक है। और उनको सिखाएंगे कि भाई समाज जो होता है, जो सोसाइटी होती है, जो कम्युनिटी है, वो मेरे से पहले है, ठीक है। नॉट मी बट यू, ठीक है। मैं अपना ध्यान पहले बाद में रखूंगा, पहले मैं आपका ध्यान रखूंगा, ठीक है, आपकी केयर ज़्यादा करूंगा। तो ये फंडा उनको सिखाया जाता है। एजुकेशन थ्रू सर्विस का प्रॉपर मोटो है नेशनल सर्विस स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, नॉट मी बट यू, कम्युनिटी बिफोर सेल्फ, ठीक है, हो गया। अब आगे खेलो इंडिया, अब ये सी मिनिस्ट्री का पार्ट है यूथ अफेयर स्पोर्ट्स का। इसके अंदर क्या है, ये राजीव गांधी खेल अभियान को और जो अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट स्कीम को ये मिला के वो कर दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर आ गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड आ गया, इससे भी कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और इसमें गवर्नमेंट्स भी अपने रिसोर्स देगी, NGOs भी रिसोर्स देंगे, आप उसमें फंड भी कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स से 100% इनकम टैक्स से एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको अपना जर्नलिस्ट बढ़ाने के लिए, उनको डिग्निटी देने के लिए, ऑनर देने के लिए ये दिया जाता है। लेकिन आप तभी देंगे उसको अगर उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है लास्ट 4 साल के अंदर। अर्जुना अवार्ड ये उसी को देंगे, उसने 4 साल में तो दी है, नॉट ओनली, ठीक है, उसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बट जब उसमें जिस साल आपने वो जो ये अवार्ड दिया जा रहा है उसके अंदर भी उसने ये मतलब कि अच्छी वाली दी जानी चाहिए परफॉर्मेंस, प्लस साथ साथ में लीडरशिप क्वालिटी अर्जुन की तरह, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन दिखाए वो, तब उसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। खेल रहता तब मिल जाएगा, आपने खेल में अच्छा कर लिया, लेकिन खेल के साथ में लीडरशिप दिखा दी, स्पोर्ट्समैनशिप दिखा दी और डिसिप्लिन दिखा दी, वो अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा। फिर आता है ध्यानचंद अवार्ड। अब ध्यानचंद अवार्ड किस लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, कि आपने पूरा ज़िंदगी अपना खेलों में अच्छा काम कर दिया तो आपको ध्यानचंद का अवार्ड दे देंगे। द्रोणाचार्य कौन था, द्रोणाचार्य अपने जो पांडवों के और कौरवों के गुरु थे, तो गुरु है तो क्या बोलेगा, तो एमिनेंट जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाएगा। फिर खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ये जो दिया जाता है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये उन लोगों को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते हैं, कोचेज नहीं होते हैं, फिर भी वो कुछ खेल के लिए कुछ कर रहे होते हैं। देन एक उन्होंने नेशनल वेलफेयर फंड बनाया है इनके लिए, ठीक है। और बाद में एक कॉमन प्ले स्कीम है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो स्टार्ट की थी। इसने 5 स्टेडियम बनाए थे दिल्ली के अंदर, ठीक है, और रिनोवेट भी किए थे। तो बाद में क्या किया, जब कॉमनवेल्थ जब खत्म हो गए थे 2010 के अंदर, तो उन्होंने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है ये लोकल यूथ्स को, बिगिनर्स को उनको बुला के बोला था कि प्लीज़ कम एंड प्ले, ठीक है। तो एक स्कीम बनाई थी और इसको इन्होंने टैलेंट स्काउटिंग के लिए भी यूज़ किया था। एक और स्कीम है ये NSTSS बोलते हैं इसको, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, ठीक है। क्लास ये अपने एज ग्रुप 8 to 12 ईयर्स होगा, क्लास 4 से क्लास 6 के बच्चों को जिनके अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो उनमें ढूंढा जाएगा उनको, ठीक है। ये कहाँ का ढूंढा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल होंगे, सेंट्रल स्पोर्ट्स स्कूल, नेशनल स्पोर्ट अकेडमी, तो इनको यहाँ पे नर्सरिंग की जाएगी। पहले आप ढूंढ लेंगे फिर नर्सरिंग कर देंगे आप, ठीक है। ये इसका एज याद रखना 8 to 12। नाउ वी हैव, ये चैप्टर मैंने बहुत जल्दी करने की कोशिश की, इसमें कुछ खास था नहीं, यूथ वेलफेयर वाले में कभी सवाल पूछा नहीं है, ठीक है। सारे के सारे वीडियो आई थिंक पूरे कंप्लीट हो गए हैं इंडिया बुक को। प्लीज़ डू लेट अस नो बाकी कैसे कैसे हेल्प की जा सकती है, कुछ और आपके कुछ उसमें प्रिपरेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।